साल था 1945 और तारीख 6 अगस्त, जब अमेरिका ने जापान में एटम बॉम्ब गिराकर उसे तबाह कर दिया। फिर 8 अगस्त को भी जब इस घटना को दोहराया गया तो पूरे साउथ एशिया को जीतने वाले इस देश को घुटने टेकने पड़े। यहाँ दुनिया की सबसे ताकतवर आर्मी होने के बाद भी जापान को इसलिए हार का मुंह देखना पड़ा क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं थी और वो थी न्यूक्लियर वेपन। ये नाम और इसकी एग्जिस्टेंस ही काफी है जियोपॉलिटिकली अपना दबदबा बनाने के लिए। जाहिर है न्यूक्लियर वेपन किसी भी देश की सिक्योरिटी पर एक डीप इंपैक्ट डालते हैं और सुप्रीम पावर्ड कंट्रीज भी आपको सीरियसली लेने लगते हैं। तभी तो 1974 में जब भारत ने स्माइलिंग बुद्धा न्यूक्लियर ऑपरेशन को अंजाम दिया तो उसके बाद इंटरनेशनली उसकी पोजीशन ही बदल गई। इससे पहले जो चाइना सीधा भारत की टेरिटरी में घुसकर उस पर अटैक करने की हिम्मत रखता था, उसने भी साउथ एशिया में इंडिया के स्ट्रॉन्ग होल्ड को कंसिडर करना शुरू कर दिया। अब मॉडर्न एरा का ही एग्जांपल ले लेते हैं तो नॉर्थ कोरिया की उटपटांग बयानबाजी के बाद भी यूएसए इससे डायरेक्ट भिड़ने से बचता है और डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। रीजन है उसका न्यूक्लियर पावर्ड नेशन होना। लेकिन यहाँ पर एक सवाल भी आता है कि जब ये हथियार किसी भी देश को इतनी पावर देते हैं तो क्यों बड़े से बड़े डेवलप्ड नेशन के पास ये वेपन्स नहीं है? आखिर क्यों पावर, पैसा और रिसोर्सेज होने के बाद भी ऑस्ट्रेलिया, जापान, नॉर्वे और जर्मनी जैसे देश इस हथियार को नहीं बनाना चाहते हैं? वेपन ना बनाने के पीछे की असल सच्चाई क्या है? चलिए आज के इस वीडियो में आपको बता देते हैं। अमेरिकन इंटेलिजेंस स्पाइंग ऑन इंडिया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, सैटेलाइट्स शोज इंडिया न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इन पोखरान। 70 और 90 के दशक में ऐसी खबरें कई इंटरनेशनल अखबारों की हेडिंग होती थी। पढ़कर लगता था कि जैसे मानो भारत ही उन देशों में से एक है जो न्यूक्लियर बम बनाने को लेकर डेस्परेट है, जबकि दुनिया के बाकी डेवलप्ड नेशंस को तो न्यूक्लियर पावर बनने की तो पड़ी ही नहीं थी। इसलिए तो जितनी बार भारत इस फील्ड में अपना कदम बढ़ाता था उतनी बार ही उसे बुरी तरह क्रिटिसाइज भी किया जाता था। यहाँ तो कि वेस्टर्न नेशंस तो अपने डिप्लोमेटिक टाइज तक तोड़ने से कतराते नहीं थे। एक तरफ अमेरिका और रशिया जैसे देश इस हथियार को पाकर जहां पहले ही वर्ल्ड सुप्रीम पावर बन चुके थे, वहीं उनका ये एटीट्यूड रहता था कि बाकी डेवलप नेशन इस ताकत को ना पा सकें। और देखा जाए तो बड़े से बड़े डेवलप नेशन को इस देश से कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। आज भी दुनिया की केवल 8 कंट्रीज के पास ये पावर है, जबकि बाकी देशों के पास एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बाद भी इसे डेवलप करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता है। जानते हैं ऐसा क्यों? इसके कई रीजंस हैं और इन सबको जानने के लिए चलिए हिस्ट्री में थोड़ा पीछे चलते हैं, जब अमेरिका ने सबसे पहले न्यूक्लियर वेपन बनाकर अपने आप को सुपर पावर घोषित कर दिया था। और वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म भी इसने जापान पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा के ही किया था। यहाँ से दुनिया समझ गई थी कि आने वाले कई दशकों तक दुनिया में इस देश का दबदबा रहने वाला है। लेकिन आपको थोड़ा बैक स्टोरी में लेके चले तो अमेरिका अकेला नहीं था जो इस हथियार को बनाने में जुटा था, बल्कि तब और भी कई कंट्रीज थी जो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसमें जर्मनी सबसे आगे था। अब इस न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलपमेंट प्रोग्राम की खबर मिली एल्बर्ट आइंस्टीन को, जो एक जर्मन साइंटिस्ट तो थे मगर वो यूएसए में काम कर रहे थे क्योंकि वो जर्मनी के हिटलर और उसकी पॉलिसी के स्ट्रिक्टली अगेंस्ट थे। ऐसे में जब उन्हें इस प्रोग्राम की खबर मिलती है तो उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को एक लेटर लिखकर यह बता दिया था कि हिटलर एक ऐसा एटॉमिक बॉम्ब बना रहा है जिससे पूरी दुनिया खतरे में आ सकती है। उन्होंने ये भी सजेस्ट किया कि हिटलर को हराने के लिए उन्हें भी एक न्यूक्लियर वेपन की जरूरत होगी। साथ ही अगर अमेरिका ये बॉम्ब नहीं बनाएगा तो हिटलर बना लेगा और उस दिन पूरी दुनिया को बर्बादी की खाई में जाने से कोई नहीं बचा पाएगा। इस लेटर पर आइंस्टीन के साथ साथ कई साइंटिस्ट के सिग्नेचर्स भी थे। जाहिर था कि इतने बड़े साइंटिस्ट जब इस बात को कह रहे थे तो अमेरिकन प्रेसिडेंट कैसे इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को टाल सकते थे। इसलिए उनके कहने पर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया जिसका नाम था मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इसको लीड किया था रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने, जिनकी लीडरशिप में ये मिशन सक्सेसफुल भी रहा और साथ ही ये वर्ल्ड का पहला सक्सेसफुल न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट बन गया जिसे कनाडा, यूके और यूएसए ने मिलकर बनाया था। हालांकि इस मिशन में रशिया इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन तब रशिया और अमेरिका के रिश्ते काफी अच्छे थे। इनफैक्ट तब ये सारे देश मिलकर जापान, जर्मनी के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहे थे। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो उसके बाद से ही इन दोनों नेशंस के आपस में रिश्ते बिगड़ने लगे। अब ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि कैपिटलिज्म वर्सेस कम्युनिज्म की आग दोनों देशों के बीच लगी हुई थी। एक तरफ जहां रशिया कम्युनिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा था, वहीं अमेरिका कैपिटल वर्ल्ड का रिप्रेजेंटेटिव था और अपनी आइडियोलॉजी की इसी आग में बहकर दोनों में दुश्मनी गहरी होने लगी। आलम तो ये था कि दोनों ही देशों की तरफ से ज्यादा आर्म्स एंड वेपन्स बनाने की एक रेस चढ़ गई।
दोनों को अक्सर शक होता था कि कहीं दूसरा उससे आगे ना निकल जाए, इसलिए वो पूरा जोर लगाते थे और एक दूसरे के देश में स्पाइस भेजते थे। खुद रशिया ने काफी सारे जासूस यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोजेक्ट के अंदर लगाए हुए थे ताकि वो खुद भी इस बॉम्ब को डेवलप कर सके। और कहा जाता है कि इन्हीं स्पाइस की हेल्प से रशिया 1949 में अपना न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप भी कर पाया। इस बॉम्ब का नाम था त्सार बॉम्ब और ये वर्ल्ड का सबसे पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब था। यूएस के न्यूक्लियर बॉम्ब से तब ये लगभग 3800 टाइम्स बड़ा था। वैसे उस समय तो रशिया को सोवियत यूनियन के नाम से जाना जाता था और तब लगभग 13 से 14 नेशंस मिलाकर सोवियत यूनियन बनाते थे। कुल मिलाकर पॉइंट ये है कि तब ये बॉम्ब सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था, लेकिन जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो कुल 13 से 14 नेशंस और निकलकर बाहर आए और उन सब नेशंस में से कुछ नेशंस के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब्स रखे थे जो रशिया ने वापस ले लिए। इसके बदले रशिया ने देशों को यह अश्योर किया था कि अगर उनको कभी प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ेगी तो रशिया उनके लिए ये हथियार ऑफर करेगा। और इन सब नेशंस में एक नेशन यूक्रेन भी था जिसके साथ आज रशिया की लड़ाई हो रही है। तो खैर 1950 तक अमेरिका के पास तो न्यूक्लियर पावर थी ही, साथ ही रशिया के पास भी आ गई थी। लेकिन एक तीसरा नेशन भी था जिसके पास ये पावर आने वाली थी। जानते हैं कौन? ये था ब्रिटेन, जो पहले तक तो अमेरिका के साथ मिलकर वर्ल्ड वॉर 2 में लड़ा था, लेकिन फिर धीरे धीरे उसे यूएसए पर ट्रस्ट होना बंद हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यूएसए अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की डिटेल्स ब्रिटेन के साथ शेयर नहीं करता था। अब जाहिर था भाई, इससे ब्रिटेन को लगने लगा कि उसे भी अपनी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए। उनकी ये सोच इसी थॉट से मोटिवेटेड थी कि एक वक्त पर वो दुनिया की सबसे पावरफुल पावर रह चुके थे। आधे से ज्यादा वर्ल्ड को उन्होंने कॉलोनाइज कर लिया था और अब उन्हें वर्ल्ड में पावरफुल रहने की आदत हो चुकी थी। दरअसल जब उन्होंने नेशंस को इंडिपेंडेंट करना शुरू किया तब उन्हें खतरा लगने लगा था कि उनकी एनिमी बहुत ज्यादा हो गए हैं और खुद के देश को बचाकर रखना है तो न्यूक्लियर वेपन्स की जरूरत होगी। जाहिर था इसी के चलते 1952 तक यूके ने भी अपना खुद का न्यूक्लियर बॉम्ब सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया था। लेकिन इसके बाद उसने असली चैलेंज तब फेस किया जब उनके सामने एक बड़ा इंसिडेंट हुआ। ये घटना यूरोप के लिए एम्बैरेसमेंट का सबब बन गई। दरअसल हुआ ये कि सुएज कैनाल को अपने कब्जे में लेने के लिए यूके, फ्रांस और इजराइल ने इजिप्ट पर अटैक कर दिया। हालांकि ये पहले ब्रिटेन के पास थे, लेकिन बाद में इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने इसे अपने देश का बताते हुए इसे अपने कब्जे में ले लिया था। जाहिर था इससे ब्रिटेन और फ्रांस को तो मिर्ची लगनी ही थी, क्योंकि ये कैनाल का कंट्रोल अब तक उसके पास था जो अब उनसे छिन रहा था। बस इसलिए इन्होंने इतने बड़े युद्ध को जन्म दे दिया। मगर जिससे पहले ब्रिटेन सक्सेसफुल हो पाता, उससे पहले यूएस ने बीच में इंटरप्ट किया और अपने गुड एलाइज यूके और फ्रांस को कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और आप इजिप्ट को सुएज कैनाल वापस कर दीजिए। ये बहुत ही एम्बैरेसमेंट था कि अमेरिका की बात रखने के लिए फ्रांस, यूके और इजराइल को पीछे हटना पड़ा और इजिप्ट को सुएज कैनाल वापस मिल गई। मगर इस इंसिडेंट के बाद में फ्रांस का भी यूएसए पर से ट्रस्ट पूरी तरह से खत्म हो गया और उसने भी मान लिया कि खुद को सेफ रखने के लिए उसे न्यूक्लियर हथियार की जरूरत है। इसी का नतीजा ये हुआ कि 1960 तक उन्होंने भी अपना एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट चालू करके न्यूक्लियर टेस्टिंग कर ली और अब वर्ल्ड में 4 नेशंस हो गए थे जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब था। यूएसए, रशिया, यूके और अब फ्रांस। वैसे यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात ये बता दें कि फ्रांस ने न्यूक्लियर पावर डेवलप तो किया था, लेकिन उसका ये प्रोजेक्ट इजराइल के साथ कोलैबोरेशन में था। जी हाँ, हालांकि ऑफिशियली तो ये कहा जाता है कि फ्रांस के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मगर इंटरनल रिपोर्ट्स ये बताती है कि फ्रांस और इजराइल दोनों ने उस समय न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया था और दोनों के पास न्यूक्लियर पावर है। हालांकि आज तक इजराइल ने कभी ओपनली ये बात एक्सेप्ट नहीं की है, लेकिन कहते हैं कि इजराइल के पास ये टेक्नोलॉजी बहुत पहले से। खैर, यूरोप और अमेरिका से हटकर एशिया की तरफ आए तो अभी तक न्यूक्लियर बॉम्ब्स केवल यूरोप और अमेरिका ही डेवलप कर रहे थे, लेकिन अब एक एशियन नेशन भी धीरे धीरे उभर कर बाहर आ रहा था, जो कि न केवल पावरफुल बन रहा था बल्कि इस बात की पूरी उम्मीद थी कि वो भी न्यूक्लियर हथियार बना ले। ये देश था चाइना। दरअसल जब चाइना को माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट पार्टी ने टेक ओवर किया तो उसका रशिया के साथ रिलेशन काफी अच्छा हो गया था। यहाँ रशिया को चाहिए था कि वो अपना एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बनाए, क्योंकि वेस्टर्न नेशंस यूके, फ्रांस, यूएसए और इजराइल इन सब के पास न्यूक्लियर बॉम्ब थे और ये सब अमेरिका को सपोर्ट करते थे, जबकि अपनी विचारधारा में अकेला वो पड़ गया था। ऐसे में उसके पास मौका था कि वो चाइना को अपना अलाय बनाए और उसने ऐसा ही किया। चाइना को अपने सपोर्ट में लेकर रशिया ने चाइना को भी न्यूक्लियर पावर बनाने के लिए उकसाया और इसमें उसकी हेल्प भी की। इसी का रिजल्ट ये हुआ कि 1964 में चाइना ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया था। अब जब यूएसए ने देखा कि लगातार भाई हर देश न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप करता जा रहा है
और स्पेशली अब रशिया का अलाय चाइना ने भी न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लिया है। तो उन्हें लगा कि अगर वर्ल्ड वॉर में सभी कंट्रीज न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर लेंगी तो कोई ना कोई देश ऐसी बेवकूफी जरूर करेगा कि वो दूसरे देशों से जरा सी लड़ाई होने पर भी इस बम का इस्तेमाल कर ले। जाहिर है इससे उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं फिर वर्ल्ड वॉर 3 छिड़ जाएगी और ये लड़ाई केवल हथियारों पर नहीं बल्कि न्यूक्लियर हथियारों की नोक पर लड़ी जाएगी। इसलिए अमेरिका ने फैसला किया था कि उन्होंने यूनाइटेड नेशंस का सहारा लेकर एक ऐसा प्लान निकाला कि अब वर्ल्ड में कोई भी न्यूक्लियर बम डेवलप ही ना करे। इसी के तहत 1968 में यूनाइटेड नेशंस में एक ट्रीटी लाई गई जिसे नाम दिया गया न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये ट्रीटी ये कहती है कि 5 नेशंस यूके, यूएसए, फ्रांस, रशिया एंड चाइना जिन्होंने अभी तक न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर ली हैं वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स उतने के उतने ही रखेंगे, उससे ज्यादा डेवलप नहीं करेंगे। और बाकी के जो बचे हुए नेशंस हैं पूरे वर्ल्ड में अगर उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं तो वो उन्हें डिस्ट्रॉय करें और इस ट्रीटी में शामिल हो। इसका लॉजिक ये दिया गया था कि क्योंकि ये 5 नेशंस यूएस, यूके, फ्रांस और रशिया, चाइना ये सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर्स हैं, इसलिए इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स होना सेफ है और ये पूरे वर्ल्ड की हिफाजत करेंगे। अब आपको ये बात सुनकर कैसा लग रहा है? एक मजाक लग रही होगी ना? ऑफ कोर्स ये ट्रीटी अनफेयर थी। अगर न्यूक्लियर वेपन्स दूसरे नेशन को डेवलप नहीं करने दिया जा रहा था तो जाहिर था जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनको भी पहले अपने वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना चाहिए ताकि वर्ल्ड में किसी के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। इंडिया को भी ये ट्रीटी बकवास लगी थी और उन्होंने इस ट्रीटी का जमकर विरोध किया था। इनफैक्ट आज तक भी इंडिया इस ट्रीटी का पार्ट नहीं है। इंडिया का कहना था अगर हमें इस ट्रीटी का पार्ट होना है तो पहले ये 5 कंट्रीज स्पेशली चाइना अपनी न्यूक्लियर वेपन्स को पहले डिस्ट्रॉय करे, फिर हम इस ट्रीटी में शामिल होंगे और कसम खाएंगे कि कभी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे। क्योंकि 1962 में चाइना के साथ इंडिया एक वॉर लड़ चुका था और हम अक्साई चीन को चाइना को गवा चुके थे, इसलिए इंडिया को भी लगा कि अपना न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना जरूरी है। और 1974 में ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम से पहला न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया में कंडक्ट किया गया। उस समय पूरा वर्ल्ड इंडिया के अगेंस्ट हो चुका था क्योंकि न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी तब तक 90 नेशन साइन कर चुके थे और इंडिया का बहुत विरोध किया गया कि इस ट्रीटी के अगेंस्ट जाकर न्यूक्लियर वेपन डेवलप करके भारत ने अच्छा नहीं किया। लेकिन ये हमारे देश की हिम्मत और स्ट्रेंथ थी कि इंडिया ने सारे रेजिस्टेंस को सहकर भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को जारी रखा और आखिर अपना न्यूक्लियर हथियार बना ही लिया। अब इंडिया के पास जब न्यूक्लियर बॉम्ब आया तो एक और नेशन आगे आने लगा जिसे न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए था। इसका नाम था पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने उस समय ये कहा था कि पाकिस्तान के लोग घास की रोटी खा लेंगे मगर न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप जरूर करके रहेंगे। अब उस समय यूएस और पाकिस्तान के रिलेशन काफी अच्छा हुआ करते थे और इंडिया के रिलेशन रशिया के साथ अच्छे थे। इसलिए जब यूएसए ने देखा कि रशिया का एक और अलाय इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन चुका है तो उन्हें लगा कि इंडिया के दुश्मन पाकिस्तान को भी न्यूक्लियर पावर बनाना चाहिए। बस दुश्मनी की इसी आग के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को ये न्यूक्लियर हथियार बनाने दिया। इस दौरान पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप करने के लिए इधर उधर से हेल्प भी मांगी। इसमें उसने चाइना की हेल्प भी ली और कमाल था, दुनिया से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन करवाने वाला यूएसए चुपचाप बैठा देखता रहा। उन्होंने कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं की। इसका रिजल्ट ये हुआ कि पाकिस्तान ने भी 1998 में अपनी न्यूक्लियर बॉम्ब को डेवलप कर लिया और टेस्ट भी किया। उसके बाद आज तक एक ही नेशन और हुआ है जिसने न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया है, जिसका नाम है नॉर्थ कोरिया। 2003 में उन्होंने रशिया की हेल्प से न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किए और टेस्ट किए। इनफैक्ट नॉर्थ कोरिया तो पहले न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी का पार्ट भी था, लेकिन इस हथियार को डेवलप करने के लिए उन्होंने इस ट्रीटी से बैकआउट किया और फिर डेवलपमेंट शुरू किया। अब नॉर्थ कोरिया ने ऐसा इसलिए भी किया क्योंकि यूएसए नॉर्थ कोरिया की इस डिक्टेटरशिप वाली गवर्नमेंट के काफी खिलाफ हो चुका था और इसी के चलते नॉर्थ कोरिया यूएसए को एक थ्रेट की तरह देखने लगा था। आज भी आप देखेंगे तो पाएंगे कि नॉर्थ कोरिया और यूएसए की कुछ खास बनती नहीं है, लेकिन क्योंकि इस देश के पास भी न्यूक्लियर हथियार हैं, इसलिए अमेरिका चुपचाप बैठ जाता है। कुल मिलाकर बड़े से बड़े डेवलप नेशंस का ये बम ना बनाने का यही कारण है कि वो एनपीटी साइन करके बैठे। आज आपको बता दें कि वर्ल्ड की 191 कंट्रीज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी की पार्ट है, लेकिन इंडिया इसका पार्ट है नहीं। इसके बजाय इंडिया ने एक बहुत अच्छी पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है। दरअसल हमारे देश ने न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है, यानी इंडिया कभी भी किसी भी नेशन पर पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेगा और अगर किसी नेशन ने इंडिया पर न्यूक्लियर बम फेंका तभी इंडिया उस पर रिटर्न में न्यूक्लियर बॉम्ब पर अटैक करेगा। इसके अलावा इंडिया कभी उस देश पर भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेगा जिसके पास ये पावर नहीं है। यही एक कारण भी है कि इंडिया कभी किसी नेशन को न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकने की धमकी नहीं देता है, जैसे कि हमारे पड़ोसी दिया करते हैं।
वैसे इसके अलावा एक और नेशन है जो वर्ल्ड में काफी सालों से न्यूक्लियर बॉम्ब्स डेवलप करने का ट्राई कर रहा है, मगर यूएसए उसको चुप करा देता है। इस देश का नाम है ईरान। ईरान और यूएसए की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि काफी पुरानी है और ये वक्त के साथ काफी बढ़ती जा रही है। और ईरान को अब लग रहा है कि भाई उनके पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब होना चाहिए, मगर यूएसए ईरान को बॉम्ब डेवलप करने के सारे रास्ते अभी तक ब्लॉक किए बैठा है। अब ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप कर पाएगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन आपको बता दें कि उसके ऑपोजिट एक दूसरा बड़ा एग्जांपल है साउथ अफ्रीका का, जिनके पास पहले न्यूक्लियर बॉम्ब था और उन्होंने न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ट्रीटी में शामिल होने के लिए अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को डिस्ट्रॉय किया और एक पीसफुल देश होने का मैसेज दिया। और जो बाकी बचे हुए बड़े बड़े डेवलप्ड नेशंस हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड और यूरोप के सारे नेशंस, दरअसल इनके सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स यूएसए, यूके, फ्रांस के साथ में स्ट्रॉन्ग टाइज हैं और इन देशों ने बाकी देशों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी ली है। तभी तो ये सारे देश न्यूक्लियर हथियार बनाने का सोचते तक नहीं है। अब आपकी इसके बारे में क्या राय है और क्या भारत को भी एनपीटी साइन करनी चाहिए? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कर दें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी नोटिफिकेशंस आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएं।